इंसान रोज जिस रास्ते से गुजरता है उसे लगता है वो उसे अच्छी तरह जानता है, लेकिन कुछ रास्ते रात होते ही अपना असली चेहरा दिखाते हैं। इस गांव का पुराना रेलवे फाटक भी ऐसा ही है, जिसे लोग मौत वाला फाटक कहते हैं यहां आज भी उस रात की चीखें हवाओं में गूंजती हैं। बस थोड़ी दूर और, दवा तो मिल गई है शहर से, अब बस किसी तरह सही सलामत घर पहुंच जाऊं। छुटकी का बुखार हर घंटे बढ़ता जा रहा है और ये रास्ता है कि आज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। करण को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज किस्मत उसे किस अंधेरे की ओर ले जा रही है। वह अपनी बहन के लिए दवा लेकर लौट रहा था, लेकिन आगे उसका इंतजार मौत कर रही थी। जैसे ही उसकी बाइक उस पुराने फाटक के करीब पहुंची, अचानक सब कुछ थम सा गया, मानो वक्त ने अपनी सांसें रोक ली हों। अब इसे क्या हो गया? प्लीज स्टार्ट हो जा भाई, अभी साथ मत छोड़। इस कमबख्त बाइक को भी अभी ही खराब होना था। अब मैं क्या करूं? और यहां रुकना भी ठीक नहीं लग रहा। गांव वाले भी इस फाटक के बारे में ना जाने कैसी कैसी डरावनी बातें करते हैं। जब सन्नाटा हद से ज्यादा गहरा हो जाए तो डर अपने आप दिल में उतरने लगता है। करण को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। कौन है वहां? जो भी हो सामने आओ। ऐसे मत डराओ यार, पहले ही हालत खराब है मेरी, ऊपर से ये अजीब आवाज है। करण की कांपती आवाज उस वीरान फाटक के सन्नाटे में गूंज उठी। अगले ही पल अंधेरे के बीच खड़ी वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। चांद की हल्की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, करण की सांसें थम गईं। आप कौन है और इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? बाबूजी, मेरी मदद कर दीजिए। मेरा बच्चा अकेला है, बहुत देर से रो रहा होगा, मुझे बस उसके पास पहुंचा दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, बताइए आपका बच्चा कहाँ है, मैं आपको अभी उसके पास ले चलता हूँ। उस औरत की आंखों में दर्द तो था, मगर जिंदगी नहीं। वहां बस एक अजीब सा काला सन्नाटा था। उसने धीरे से पटरियों की ओर इशारा किया और जैसे ही करण की नजर वहां पड़ी, उसकी रूह कांप उठी। पटरियों के बीच एक गुड़िया पड़ी थी, पूरी टूटी फूटी, खून से सनी हुई, मानो वो कोई खिलौना नहीं बल्कि किसी मासूम की अधूरी मौत हो। पर यहां तो सालों से कोई ट्रेन नहीं आई, फिर ये खून, ये सब, ये आखिर है क्या? ये जगह सच में ठीक नहीं लग रही। तभी अचानक पीछे से एक भयानक आवाज गूंज उठी। गाड़ी आती नहीं, बुलाई जाती है। देखो वो आ रही है और आज उसे एक नया मुसाफिर चाहिए। अचानक बिना किसी रोशनी के, बिना पटरियों के हिले, पूरे फाटक पर एक भयानक गड़गड़ाहट गूंज उठी। ऐसा लगा मानो आसमान फट गया हो। करण ने डर से उस औरत की तरफ देखा, लेकिन अब वो औरत नहीं रही थी। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, आंखें अंगारों की तरह धधक रही थी। करण समझ चुका था कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उस रात मौत खुद रेलगाड़ी बनकर उस सुनसान पटरी पर उतर आई थी। बचाओ, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कोई है यहाँ, बचाओ मुझे। क्या करण भी उस रहस्यमयी ट्रेन का अगला शिकार बनने वाला है, या फिर वो औरत करण को उस भयानक सच तक ले जा रही है जिसे पूरा गांव सालों से छुपाता आ रहा है? कहते हैं रूहें बिना वजह नहीं भटकती। हर भटकती परछाई के पीछे कोई ना कोई अधूरा दर्द छिपा होता है। ऐसा सच जिसे लोग वक्त के साथ दफना तो देते हैं, मगर मिटा नहीं पाते। उस रात करण फाटक पर अकेला नहीं था। उसके साथ खड़ा था उस जगह का वो डरावना अतीत, जिसकी गवाही ये पुरानी पटरियां आज भी दे रही थीं। जैसे ही उस अदृश्य ट्रेन की गड़गड़ाहट गूंजी, करण की आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा और फिर उसे दिखाई देने लगा कई साल पुराना वो खौफनाक मंजर। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये सब क्या हो रहा है? अभी तो यहाँ पूरा सन्नाटा था, फिर अचानक ये ट्रेन कहाँ से आ गई? करण अब उस बीते हुए डरावने वक्त में पहुंच चुका था।
जहां से लौटकर आना शायद मुमकिन नहीं था। उसने देखा स्टेशन के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। लाल चुन्नी में लिपटी वही औरत, वही चेहरा, मगर इस बार उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी से जान बचाकर भाग रही हो। चुप हो जा मेरे लाल, बस थोड़ी देर और। जैसे ही ट्रेन आएगी ना, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, इतनी दूर जहाँ इस गांव का कोई आदमी हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। इतनी आसानी से कहां भाग पाओगी पार्वती? इस गांव की मिट्टी छोड़ना आसान है, मगर यहाँ के पापों से बच निकलना नामुमकिन। तुमने बहुत बड़ा राज देख लिया है और अब ये गांव तुम्हें जिंदा नहीं जाने देगा। वो पार्वती थी, एक मासूम मां, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गांव के कुछ दरिंदों का असली चेहरा देख लिया था। वो उनके पापों की आखिरी गवाह थी और इसलिए उस रात उसकी मौत पहले ही तय कर दी गई थी। स्टेशन पर आने वाली कोई ट्रेन नहीं थी। वो तो बस एक खौफनाक जाल था जिसमें पार्वती को हमेशा के लिए फंसाया जाने वाला था। मुझे मार डालो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए इसे हाथ मत लगाना। अगर जड़ बाकी रही तो पेड़ फिर खड़ा हो जाएगा, इसलिए आज तुम दोनों का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। कल सुबह इन पटरियों पर बस खून होगा और तुम्हारी कोई पहचान नहीं। अगले ही पल पार्वती और उसके मासूम बच्चे को बेरहमी से पटरियों पर धक्का दे दिया गया और तभी तेज गड़गड़ाहट के साथ एक मालगाड़ी अंधेरे को चीरती हुई वहां से गुजर गई। कुछ ही सेकंड में वो लाल चुन्नी खून में डूब चुकी थी। उस रात ट्रेन तो आगे बढ़ गई, मगर पार्वती की चीखें वहीं रह गईं। तभी से उसकी भटकती रूह उस फाटक पर इंतजार कर रही है, उस इंसाफ का जो उसे कभी नहीं मिला। तो तुम्हारे साथ ये सब हुआ था, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो उस रात मरा नहीं था, कोई उसे यहाँ से उठा ले गया था और आज तू मुझे उसके पास लेकर जाएगा। अब करण को समझ आने लगा था कि पार्वती की रूह उसे मारना नहीं चाहती, वो उसे कहीं ले जाना चाहती थी। लेकिन सवाल यह था, क्या उसका बच्चा सच में जिंदा था या फिर ये उस भटकती रूह का कोई नया खेल था? एक तरफ अपनी बीमार बहन की जान और दूसरी तरफ इस फाटक का डरावना रहस्य। क्या करण सही वक्त पर घर पहुंच पाएगा या फिर वो भी इस खौफनाक कहानी का हिस्सा बन जाएगा? कहते हैं इंसान अपने गुनाह भूल सकता है, मगर ये जमीन और ये पुरानी पटरियां सब याद रखती है। करण अब समझ चुका था कि उसके सामने खड़ी वो डरावनी परछाई कोई खूंखार रूह नहीं, बल्कि अपने बच्चे के लिए तड़पती एक मां है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, जिस बच्चे को सालों पहले मौत निगल चुकी थी, वो आखिर बचा कैसे? पार्वती, अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ तो मुझे दुख है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। मुझे अपनी बहन के पास जाना है, वो मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही है। तेरी बहन की सांसें और मेरे बच्चे की तलाश दोनों एक ही धागे से बंधे हैं करण। जिस दवा की खोज में तू शहर गया था, क्या तुझे पता है कि वो दवा किस जड़ से बनी है? करण का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। उसे समझ आ चुका था कि उसकी बाइक का इस फाटक पर रुक जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। रूहें कभी यूं ही रास्ते नहीं रोकती, उनके पीछे कोई वजह होती है। पार्वती ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अगले ही पल घने कोहरे के बीच एक टूटा फूटा पुराना घर दिखाई देने लगा। गांव का वो वीरान कोना जहां जाने की हिम्मत अब कोई नहीं करता था। ये तो गांव के पुराने वैद्य जी का घर है। वो तो सालों पहले गुजर चुके हैं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? उस रात जब ट्रेन की लहरों ने मेरे जिस्म को छुआ तो मेरा बच्चा मेरी गोद से छिटक कर झाड़ियों में जा गिरा था, खून से लथपथ, बेजान सा। लेकिन वैद्य ने उसे उठा लिया। उसने उसे बचाया नहीं करण, उसने उसे छुपा दिया। एक एक करके भयानक सच करण के सामने खुलता जा रहा था, जिसे पूरा गांव चमत्कार मानता था। उसके पीछे एक डरावना राज छिपा था।
वैद्य जी ने उस बच्चे को सालों तक दुनिया से छुपाकर क्यों रखा? क्या वो बच्चा सच में एक आम इंसान था या उस खौफनाक हादसे ने उसे कुछ और ही बना दिया था? तो क्या वो बच्चा आज भी उस पुराने घर में है? जा देख उसे, उसकी चीखें आज भी उन दीवारों में दफन है। अगर तू उसे बाहर नहीं लाया तो आज की रात इस गांव की आखिरी रात होगी। वो अदृश्य ट्रेन फिर आएगी और इस बार वो खाली नहीं जाएगी। अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की और उसी पल करण के सामने उस पुराने घर का दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। घर के अंदर घना अंधेरा था और वहां से एक अजीब सी महक बाहर आ रही थी। पुरानी जड़ी बूटियों, सड़ी हुई किताबों और ताजे खून जैसी डरावनी गंध। कोई है यहाँ? वैद्य जी, कहाँ है आप? अजीब घर है, यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। पार्वती ने कहा था उसका बच्चा यही है, लेकिन यहाँ तो इस बदबू के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में सालों से कोई आया ही नहीं। इंसान उजाले में अपने गुनाह चाहे जितना छुपा ले, लेकिन अंधेरा हर छुपे हुए सच को बाहर ले ही आता है। जैसे जैसे करण उस वीरान घर के अंदर बढ़ रहा था, उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर हिलती हुई एक अजीब सी परछाई पर पड़ी। एक ऐसी परछाई जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। यहाँ तलाश खत्म नहीं होती बेटा, यहाँ से तो तबाही शुरू होती है। तुम बहुत देर से आए हो। कौन? वैद्य जी, आप यहाँ कैसे? आप तो मर चुके थे ना। पूरा गांव तो कहता था कि आपकी मौत बरसों पहले हो चुकी है। जो मर जाते हैं वो अक्सर इस गांव की मिट्टी को छोड़ नहीं पाते। मैंने उस बच्चे को बचाया था करण। पार्वती के उस मासूम को मैंने मौत के मुंह से छीना था, पर उस रात पटरियों पर सिर्फ खून नहीं गिरा था, वहां एक श्राप गिरा था। कैसा श्राप? कहाँ है वो बच्चा? पार्वती बाहर तड़प रही है। वो अदृश्य ट्रेन पूरे गांव को निगलने के लिए तैयार खड़ी है। मुझे वो बच्चा दे दो। वो अब बच्चा नहीं रहा। जिस मांस को लोहे के पहियों ने कुचल दिया हो, उसे जड़ी बूटियों से जोड़ा तो जा सकता है, पर उसमें जान नहीं डाली जा सकती। मैंने उसे जिंदा रखने के लिए वो किया जो कुदरत के खिलाफ था। देखो उसे, वो तुम्हारे पीछे है। तभी करण के पीछे अचानक ठंडी सरसराहट गूंजी। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी चीख गले में ही अटक गई। फर्श पर एक डरावनी आकृति धीरे धीरे रेंग रही थी। उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए थे और आंखों की जगह सिर्फ जलते हुए अंगारे दिखाई दे रहे थे। वो पार्वती का बच्चा था, जिसे वैद्य ने अपनी काली तंत्र विद्या से इंसान नहीं बल्कि एक खौफनाक छलावा बना दिया था। मां कहां है? क्या तुम मां को लाए हो या तुम मेरा खाना बनोगे? नहीं, तुम ये क्या हो? पार्वती, बचाओ मुझे। तभी एक बार फिर वही पुरानी ट्रेन की डरावनी सीटी पूरे घर में गूंज उठी। आवाज इतनी करीब थी मानो वो अदृश्य ट्रेन दीवारों को चीरकर अंदर घुस आएगी। करण चारों तरफ से गिर चुका था। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे उस डरावने बच्चे को अपनी गोद में उठाकर वापस उसी मौत वाले फाटक तक ले जाना था। कहते हैं मां की ममता सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन जब वही ममता श्राप बन जाए तो वो विनाश का कारण भी बन सकती है। उस अंधेरे कमरे में करण का सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक ऐसे छलावे से था जो ना पूरी तरह जिंदा था ना पूरी तरह मरा हुआ। बाहर फाटक पर भटकती रूहें थीं और अंदर मौत अपना असली खेल शुरू करने वाली थी। तुम इंसान नहीं हो सकते। पार्वती, देखो इसे। क्या यही है तुम्हारा बच्चा जिसके लिए तुम बरसों से भटक रही हो? ये तो कोई शैतान है। भूख, बहुत भूख लगी है। वैद्य ने मुझे सालों से इस अंधेरे में सड़ाया है। उसने मुझे इंसानों का डर खिलाया है। आज मुझे मांस चाहिए। जैसे ही वो छलावा करण पर झपटने वाला था, अचानक पूरे घर में एक भयानक चीख गूंज उठी। अगले ही पल छत जोरदार आवाज के साथ कांपने लगी। वो पार्वती थी। उसकी रूह दीवारों को चीरते हुए कमरे के अंदर आ चुकी थी।
चारों तरफ घना कोहरा फैल गया और ठंड इतनी बढ़ गई कि करण की सांसें तक जमने लगीं। मेरा बच्चा, मेरे कलेजे का टुकड़ा, वैद, तूने मेरे फूल जैसे बच्चे को ये क्या बना दिया? तूने इसे नर्क की आग में झोंक दिया। माँ, क्या तुम मुझे लेने आई हो या तुम भी मुझे इस अंधेरे कमरे में छोड़कर भाग जाओगी? एक मां की भटकती रूह और उसके शैतानी बन चुके बच्चे का सामना, वो मंजर जितना डरावना था उतना ही दर्दनाक भी। पार्वती ने जैसे ही अपने बच्चे को छूने की कोशिश की, अचानक एक तेज झटका पूरे कमरे में गूंज उठा। उसका बच्चा अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा था। उसकी रूह में वैद्य की काली तंत्र विद्या का जहर समा चुका था। करण, तूने इसे देख लिया है, अब तू इसे यहाँ से बाहर लेकर जाएगा। इस श्राप को खत्म करने का रास्ता सिर्फ तेरे पास है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो खुद अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी बहन मर रही है, मुझे जाने दो। अगर तूने इसे उस फाटक तक नहीं पहुंचाया तो तेरी बहन कभी नहीं जागेगी। उस अदृश्य ट्रेन का इंजन तभी रुकेगा जब इस बच्चे का खून उन पटरियों पर गिरेगा जहां मेरी मौत हुई थी, एक बलि जो बरसों पहले अधूरी रह गई थी। तभी एक बार फिर वही पुरानी ट्रेन की डरावनी सीटी पूरे घर में गूंज उठी। आवाज इतनी करीब थी मानो वो अदृश्य ट्रेन दीवारों को चीरकर अंदर घुस आएगी। करण चारों तरफ से घिर चुका था। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे उस डरावने बच्चे को अपनी गोद में उठाकर वापस उसी मौत वाले फाटक तक ले जाना था। जब किस्मत इंसान को किसी डरावने मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, तब पीछे लौटने के रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। करण के कंधों पर अब सिर्फ अपनी जान नहीं, बल्कि एक भयानक श्राप का बोझ था। उस छलावे को गोद में उठाना ऐसा लग रहा था मानो वो आग को अपने सीने से लगा रहा हो। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था और हवाओं में मौत की गंध साफ महसूस हो रही थी। तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत तेज है करण। डर लग रहा है क्या? मुझे तुम्हारी रगों में दौड़ता खून महसूस हो रहा है। क्या मैं थोड़ा सा छक लूं? चुप रहो तुम। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जा रहा हूँ। बस ये रात खत्म हो जाए, बस मैं अपनी बहन तक पहुंच जाऊं। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। उस रात उस फाटक के आसपास भगवान का नाम लेने वाला भी कोई नहीं था। जैसे जैसे करण मौत वाले फाटक की तरफ बढ़ रहा था, गांव की गलियां और डरावनी होती जा रही थीं। तभी अंधेरे से कुछ परछाइयां बाहर निकली। ये उसी गांव के लोग थे, मगर उनकी सफेद आंखें और कठपुतली जैसी चाल देखकर साफ पता चल रहा था कि अब वो इंसान नहीं रहे। उसे वापस ले जाओ। उस शैतान को गांव के अंदर मत लाओ। इसे वहीं मर जाना चाहिए था। इसे फाटक तक मत ले जाओ, वरना वो ट्रेन हमें भी ले जाएगी। हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम सबने मिलकर उसे मारा, अब भुगतो। पार्वती का इंसाफ होकर रहेगा। गांव की उन भटकती रूहों ने करण को चारों तरफ से घेर लिया। हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि उसकी सांसें तक रुकने लगीं। तभी दूर पटरियों से उसी अदृश्य ट्रेन की सीटी गूंजी, लेकिन इस बार वो किसी चेतावनी जैसी नहीं, बल्कि शिकार पर निकले शिकारी की आवाज लग रही थी। फाटक के पास खड़ी पार्वती ने अचानक ऐसी चीख मारी कि पूरा इलाका कांप उठा। आने दो उसे मेरे पास आने दो। आज इन पटरियों की प्यास बुझे भी। करण, भाग। अगर तू रुक गया तो ये रूहें तुझे नोच डालेंगी। करण ने हिम्मत जुटाई और उन भटकती परछाइयों के बीच से दौड़ पड़ा। पीछे से रूहें उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। उसके कपड़े फट चुके थे, पैरों से खून बह रहा था। सामने वही मौत वाला फाटक था, जहां बिजली की चमक में पार्वती का चेहरा किसी डरावनी देवी जैसा दिखाई दे रहा था। और तभी ट्रेन की गड़गड़ाहट से पूरी जमीन कांप उठी। पार्वती, ये रहा तुम्हारा बच्चा। अब इस खेल को खत्म करो। मेरी बहन को छोड़ दो। जैसे ही करण ने उस बच्चे को पटरियों की तरफ बढ़ाया, अचानक एक तेज चमक पूरे फाटक पर फैल गई। ऐसा लगा मानो ट्रेन की हेडलाइट सीधा उसकी आंखों पर पड़ी हो, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी।
सिर्फ सफेद रोशनी का एक भयानक तूफान था जिसने पल भर में सब कुछ निगल लिया। खत्म कर दो इसे। पार्वती, ले जाओ अपने बच्चे को और छोड़ दो इस गांव को। हमें और तड़पने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वो तेज रोशनी कम होने लगी, करण ने देखा वो डरावना छलावा अब बदल चुका था। पटरियों पर पड़ा वो बच्चा फिर से एक मासूम बच्चे जैसा दिखाई दे रहा था और पार्वती की रूह, जो अब तक खौफनाक लग रही थी, धीरे धीरे एक शांत मां के रूप में बदलने लगी। उसकी लाल चुन्नी से अब डर नहीं, ममता झलक रही थी। करण, तूने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। तूने इस मासूम को उस अंधेरे कमरे से आजाद किया, लेकिन इंसाफ अभी अधूरा है। अब क्या बाकी है? मैंने तुम्हारी बात मानी। अब मेरी बहन, उसकी जान बचाओ। तुम्हारी बहन की जान उस दवा में नहीं है जो तुम शहर से लाए हो। उसकी जान उस सच में है जो तुम्हारे परिवार ने सालों से छिपाया है। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। पार्वती ने बताया कि उस रात उसे धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि करण के दादाजी थे, जिन्होंने अपनी जमीन बचाने के लिए पार्वती की बलि दी थी। इसीलिए मौत वाला फाटक आज करण को अपनी ओर खींच लाया था। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि कर्मा का हिसाब था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे परिवार ने ऐसा किया। अब वो अदृश्य ट्रेन मानो सच बन चुकी थी। पार्वती अपने बच्चे का हाथ पकड़कर पटरियों के बीच जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने धीरे से पलटकर करण की तरफ देखा और मुस्कुराई। उस मुस्कान में डर भी था और सालों बाद मिला सुकून भी। पुराना कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है करण। तुम्हारी बहन का बुखार उतर जाएगा, क्योंकि आज इस परिवार का एक और खून इन पटरियों की प्यास बुझाएगा। नहीं, पार्वती रुको। ट्रेन गुजर गई और उसके साथ ही घना कोहरा भी धीरे धीरे छंटने लगा। जब सुबह का सूरज निकला तो उस फाटक पर ना पार्वती थी, ना उसका बच्चा। करण पटरियों के पास बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसके फोन पर एक संदेश था। उसकी बहन अब बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही करण की नजर अपने हाथों पर पड़ी, उसकी सांसें थम गईं। उसके हाथों में वही टूटी हुई गुड़िया थी जो उसने उस रात पटरियों पर देखी थी। उस रात के बाद गांव का मौत वाला फाटक फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। अब लोग वहां से बेखौफ गुजरते तो हैं, लेकिन अमावस्या की रात आज भी वहां एक बंद पड़ी बाइक की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं कुछ राज जितने दफन रहें उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जब वो लौटते हैं तो अपनी कीमत जरूर वसूल करते हैं।